गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव IAS-PCS में आप सभी का स्वागत है। अभी टाइम हो चुका है हमारे पॉलिटी के डिस्कशन का और जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हम बात कर रहे हैं बजट की। तो बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किन किन स्टेजेस से होके पास होता है, इसके ऊपर कल हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी। इसी को ही आज के सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे जो ये बजट है ये पास किया जाता है। हमने देखा था इसमें 6 स्टेजेस से होकर बजट पास होता है। सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पे जनरल डिस्कशन होती है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा प्रॉपर वे से स्क्रूटनीज होती है बजट की। उसके बाद यहाँ पे उस पे वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद एप्रोप्रिएशन बिल जो है एप्रोप्रिएशन एक्ट के रूप में यहाँ पे चेंज होता है एंड देन फाइनली यहाँ पे फाइनेंस बिल जो है वो पास हो जाता है। इन सारी की सारी स्टेजेस से होके बजट जो है पास होता है। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं जहां पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं बजट के, उस पे हमने चर्चा की थी। हमने बात की थी कि बजट हमारे संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनके ऊपर हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। उसके बाद जो है हमने देखा था कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे हमारा बजट पास होता है, किन किन स्टेजेस से होके पास होता है, पहले क्या प्रोविजन था, किस टाइम पे बजट प्रस्तुत किया जाता था और बजट के अंदर क्या क्या चीजें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। एंड देन उसके बाद अब जो है आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर वे से बेसिकली वोटिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहली 3 बातें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हमने बजट को देख लिया था कि कैसे ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो वित्त मंत्री अपने भाषण के बाद यहाँ पे बेसिकली जिसको हम बजट स्पीच कहते हैं, उसके बाद जो है लोकसभा में बेसिकली इसको प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री अपना भाषण देते हैं, उसके बाद जो है उनके भाषण बजट स्पीच के खत्म होते ही वो राज्यसभा के अंदर भी रखा जाता है। साथ के साथ डिस्कशन नहीं होती है, यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे डिस्कशन होती है बजट के ऊपर। बजट के डिस्कशन के बाद इन्हें भेजा जाता है कई सारी डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास, जिसके बाद जो है यहाँ पे उस जो रिपोर्ट्स कमिटीज के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे उसका बेसिकली क्या होता है वोटिंग का काम जो है शुरू होता है। चौथी स्टेज है यहाँ पे वोटिंग की। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है बजट का, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर यहाँ पे तीसरी स्टेज है डिपार्टमेंटल कमिटीज की और चौथी स्टेज है यहाँ पे वोटिंग की। तो बेसिकली वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब यहाँ पे जो अनुदान बेसिकली मांगे होती हैं उनके ऊपर वोट्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वोटिंग होती है प्रॉपर वे से। ठीक है, सो वोटिंग जो है यहाँ पे याद रखिएगा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा, ठीक है, वो रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, क्या दोनों ही सदन के अंदर उस पर वोटिंग होगी, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, सो याद रखिएगा वोट जो होती है, वोटिंग जो होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है। इस पे राज्यसभा जो है वोटिंग नहीं करती है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग होती है। डिमांड, हर डिमांड के ऊपर यहाँ पे अलग अलग से वोट यहाँ पे होती है और वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। राज्यसभा के अंदर वोट जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर लोकसभा के अंदर ही होती है, राज्यसभा के अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हुआ लोकसभा का। ठीक है, सो यहाँ पे यह स्पेशल अधिकार है लोकसभा का, राज्यसभा के पास इससे संबंधित अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, सो याद रखिए वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या सारे के सारे बजट के ऊपर वोटिंग होती है? नहीं, सारे के सारे बजट पे वोटिंग नहीं होती है। जो वोट करने वाला पार्ट होता है केवल उसी पे वोट होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था
एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, एक चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक होता है यहाँ पे मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारित होता है, चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, वो वोटिंग का हिस्सा नहीं होता है, उस पे केवल और केवल डिस्कशन होती है। जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, केवल उसी भाग के ऊपर ही वोट होती है। तो वोटिंग लोकसभा के अंदर होती है, केवल और केवल उस भाग पे होती है जिस पे वोटिंग संभव होती है। ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे प्रॉपर वे से हर डिमांड के ऊपर सेपरेटली वोट की जाती है लोकसभा के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से डिटेल में चर्चा होती है बजट पे, प्रॉपर वे से डिस्कशन होती है, और ये वो स्टेज है जहां पे ग्रांट्स को कम किया जा सकता है, यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस किया जा सकता है किसी भी डिमांड को, किसके माध्यम से, कई सारे प्रस्तावों को पारित करके, कई सारे मोशंस को मूव करके इन डिमांड फॉर ग्रांट्स को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज समझ ली है हमने। उसके बाद यहाँ पे स्पेशली ये जो डिमांड्स को कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से मांगे जितनी है उनको कम करना, घटाना, बढ़ाना, ये प्रस्तावों के माध्यम से, कट मोशन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ तीन प्रकार के मोशंस होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के कट मोशन होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे कई बारी आपसे पूछ लेता है, इनमें अंतर पूछ लेगा। ठीक है, इसमें आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन के बारे में पूछ लेगा, डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा कि ये कौन से वाला कट मोशन है। ठीक है, सो इसीलिए डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, पॉलिसी कट मोशन, ये जो पॉलिसी कट मोशन है, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, पॉलिसी कट मोशन क्या है, जहां पे सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत ना हो। ठीक है, जहां पे सरकार की किसी भी मांग से, किसी भी पॉलिसी से जब सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो उस केस में पॉलिसी कट मोशन जो है वो बेसिकली मूव किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या शो करता है पॉलिसी कट मोशन, कि यहां सदस्य जो है सरकार की किसी नीति, सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है, डिसअप्रूव है। सो यहाँ पे स्पेशली दोनों जो सदस्य हैं वो डिसअप्रूव करते हैं इस पॉलिसी को, इसीलिए पॉलिसी कट मोशन जो है वो मूव किया जाता है। करते क्या है इसमें जितना अमाउंट होता है, ठीक है, सो यहाँ पे जितनी मांग होती है, जितनी धनराशि की मांग होती है उसको घटा के 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, उसको घटा के कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया यहाँ पे कर दिया जाता है पॉलिसी कट मोशन के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले याद रखिएगा पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, जहां पे सरकार की जो नीति है उससे सहमत नहीं है, उसके अगेंस्ट है मेंबर्स यहाँ पे, और जिसके चलते यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन जो है वो मूव किया जाता है, जिसमें करते क्या है, जितना धनराशि, जितनी अमाउंट वहां पे मेंशन किया गया है उसको घटा के कितना कर दिया जाता है, रिड्यूस्ड टू 1। ठीक है, सो 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा पॉलिसी कट मोशन। अगला है इकोनॉमी कट मोशन। ठीक है, अगला क्या है, इकोनॉमिक कट मोशन। अब इकोनॉमी की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जितनी मांग है, जितनी धनराशि मांगी गई है, मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे मांगा गया है। ठीक है, सो यहां पे वो सारी की सारी जो धनराशि है उससे सदस्य सहमत नहीं है, उसमें से एक लमसम अमाउंट जो है यहां पे माइनस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो 100 रुपए। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सरकार ने 100 रुपए की मांग की है और आप यहाँ से लमसम अमाउंट माइनस करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट मान लो कि यहाँ पे 20 रुपए जो है आप कम करना चाहते हो। सरकार की जो मांग है आप 100 रुपए नहीं बल्कि 80 रुपए का अनुदान चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है, इकोनॉमी कट मोशन में बेसिकली सरकार जो स्पेशली एक्सपेंडिचर के लिए धनराशि की मांग करती है, डिमांड
करती है, उस डिमांड में से एक लमसम अमाउंट जो है माइनस कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मांग थी, 20 रुपए उसमें से एक लमसम अमाउंट यहां पे माइनस कर दिया और ये अमाउंट माइनस करने के बाद यहां पे 80 रुपए की मांग रही। ठीक है, सो बात समझ आई है कि स्पेशली इकोनॉमी कट मोशन क्या होता है। इकोनॉमी कट मोशन जो है एक लमसम अमाउंट जो है, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है यहां पे टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है। अगला क्या है, टोकन कट मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है टोकन कट मोशन। अब ये टोकन कट मोशन क्या होता है? ठीक है, सो यहां पे टोकन कट मोशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली यहां पे सरकार की किसी नीति के अगेंस्ट एक प्रकार से मान लो एक शिकायत होती है, एक कंप्लेंट होती है और यहां पे इस शिकायत को उजागर करने के लिए क्या करते हैं, जितनी मांग, जितनी डिमांड जो है लिखी हुई है उसमें से 100 रुपए माइनस कर दिए जाते हैं। देखो 100 रुपए माइनस करने से थोड़ा कुछ होगा। ठीक है, मान लो कई हजार करोड़ रुपए की मांग हुई है। ठीक है, सो यहां पे फॉर एग्जांपल 4 करोड़ रुपए की मांग हुई। ठीक है, सो यहां पे 4 करोड़ रुपए की मांग हुई और यहां पे टोकन कट मोशन में क्या होता है, यहां मान लो 100 रुपए कम कर दिया। अब 4 करोड़ में से तो आप 100 रुपए कम करते जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्यों, क्या, किस लिए होता है ये? ठीक है, सो यहां पे सरकार की किसी नीति से, सरकार की किसी पॉलिसी से, सरकार के किसी एक्शन से सदस्य जो हैं नाराज होते हैं, उनकी शिकायत होती है और वो अपनी शिकायत को, अपनी नाराजगी को ऐसे व्यक्त यहां पे करते हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है यहां पे कट मोशन से? क्या फर्क पड़ेगा यहां पे? देखो बेसिकली यहां पे ज्यादा कोई फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं। जो बड़ा फर्क है वो ये है किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जब सफिशिएंट डिस्कशन चाहिए तो स्पेशली इसको पारित किया जाता है। ठीक है, सो बात समझ आई कि कट मोशन क्या है। कट मोशन स्पेशली यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि प्रॉपर वे से इस किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सके, डिस्कशन हो सके। अब जो है किस किस मुद्दे पे कट मोशन पारित किया जाता है? क्या हर मैटर पे कट मोशन पारित किया जा सकता है? ठीक है, क्या हर मैटर के ऊपर जो है जो बेसिकली कट मोशन है वो पारित कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं क्या भाई? क्या हर मुद्दे के ऊपर कर सकते हैं? आंसर यस और नो में प्लीज आप लोग कमेंट, रिकॉर्डेड सेशन है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि हर मुद्दे के ऊपर, हर मैटर के ऊपर आप कट मोशन नहीं पारित कर सकते हो, मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगाई गई हैं। ठीक है, सो पहले चीज समझ लीजिएगा कि जब भी कट मोशन यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए तो ये केवल सिर्फ और सिर्फ एक मांग से रिलेटेड हो, एक डिमांड से रिलेटेड हो। ठीक है, सो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर डिमांड के साथ आप जो है कट मोशन यहाँ पे मूव कर दो। ठीक है, उसके अलावा यहां पे याद रखिएगा कि प्रॉपर वे से, ठीक है, सो यहां पे प्रॉपर वे से इसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वे से एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि क्यों है ऐसा, किस लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, किसी भी प्रकार के डिफामेटरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपमानजनित भाषा का इस्तेमाल यहां पे नहीं किया जाएगा। केवल अपना एक विरोध जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सो यहां पे किसी भी प्रकार का जो है यहां पे ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो किसी व्यक्ति के लिए यहां पे अपमानित करने वाले हो। किसी व्यक्ति को किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा यहां पे जो है जब भी कट मोशन प्रस्तुत किया जाए तो यहां पे ये किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे से रिलेटेड हो। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, हमारे संसद के अंदर यहाँ पे बेसिकली हमारे भारत में कई सारे लॉ है, यहाँ पे कई एग्जिस्टिंग लॉ है
उनके अंदर कोई चेंज करने की बात ना कहे, उनके अंदर कोई अमेंडमेंट करने की बात ना कहे। इस कट मोशन के माध्यम से ये सारी की सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं कट मोशन पे। कट मोशन ऐसे ही नहीं है आप कहीं पे भी पारित कर दो, ठीक है। इसको प्रस्तुत करने के लिए इन कंडीशंस को फॉलो करना अनिवार्य है, अदरवाइज यहाँ पे जो है कट मोशन नहीं प्रस्तुत कर सकते। उसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो केंद्र सरकार के दायरे में ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे मैटर होने चाहिए जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हो, यूनियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए जो यूनियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, इसके दायरे में नहीं आता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे शुड नॉट रिलेट टू द चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा देखो, हमने कल बात की थी, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कहा था कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भी व्यय सरकार का भारित होगा संचित निधि के ऊपर, उसके ऊपर वोट भी नहीं होगी, तो कट मोशन भी उसके ऊपर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कट मोशन जो है, जो भी एक्सपेंडिचर, जो सरकार का व्यय बेसिकली भारित होता है संचित निधि के ऊपर, वो उस व्यय के ऊपर कट मोशन नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा मैटर जो कोर्ट के अंदर है, ठीक है, सो कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है और उसके ऐसा कोई मुद्दा उठाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे किसी मुद्दे को यहाँ पे सामने रख के कट मोशन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कट मोशन के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन प्रिविलेज से रिलेटेड ना हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है प्रिविलेज से रिलेटेड ना हो, ऐसे मुद्दे के ऊपर यहाँ पे कट मोशन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ठीक है। तो बात समझ आई है सभी को। तो इतना सा पॉइंट यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता हो, तो वहां पे कट मोशन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अदर जो कंडीशंस हैं उनकी अगर मैं बात करूं, उसके अलावा याद रखिएगा, ऐसा कोई भी मैटर जो सेशन चल रहा है, उस सेशन के अंदर ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कशन की गई है, ऑलरेडी उस पे डिसीजन जो है लिया गया हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे मामले जिस पे चर्चा फिर से शुरू की गई हो, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से कोई नया वही यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है, डिसीजन हो चुका है, फिर उसको कट मोशन के माध्यम से वापस से रिवाइव किया जाए, तो ऐसा कोई मुद्दा जिसपे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, डिसीजन हो चुका है, वो भी कट मोशन के माध्यम से दोबारा से उजागर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा मतलब जो बेसिकली ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र हित के लिए आवश्यक हो, वैसे मुद्दे ही जो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे मुद्दे ही कट मोशन के तहत जो है बेसिकली प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से कट मोशन जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कट मोशन के माध्यम से मेंबर क्या करते हैं, अपना अलग अलग प्रकार से सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी नीति के अगेंस्ट जो है यहाँ पे विरोध नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उनको यदि फुलफिल करेंगे तो ही आप जो है कट मोशन के माध्यम से अपने विरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए, जिसके आचरण को केवल एक ठोस प्रस्ताव पर चुनौती दी जा सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मेंबर के लिए डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कोई मुद्दा जो किसी व्यक्ति के लिए अपमान करने वाला हो, किसी के यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे ठेस पहुंचाने वाला हो, अपमानित करने वाला हो, ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर कट मोशन जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा
याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मामला जो पहले से ही उस सत्र में बेसिकली विचार के लिए रखा गया है, डिस्कशन के लिए रखा गया है, ऐसा कोई भी मैटर जो है इस मोशन के माध्यम से रेज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, सो उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा मामला जो यहाँ पे किसी भी कोर्ट में हो या फिर स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल में हो, अर्ध न्यायिक व्यवस्था के अंदर हो, यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखिएगा कोई भी ऐसा मैटर जो अभी स्पेशली कोर्ट के अंदर लंबित है उसके ऊपर भी यहाँ पे प्रॉपर वे से चर्चा नहीं की जानी चाहिए और ना ही उसके ऊपर कट मोशन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज हमने पढ़ ली है। तो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही कट मोशन जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके माध्यम से मेंबर सदस्य अपने अपने विरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं किसी मुद्दे, किसी पॉलिसी को, कि जब ये किसी मुद्दे या पॉलिसी कोई है सरकार की, उसके अगेंस्ट मेंबर्स हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कट मोशन के माध्यम से, तो यहाँ पे पहले इन सारी कंडीशंस को पूरा किया जाएगा तो ही केवल उसके ऊपर जो है कट मोशन यहाँ पे मूव किया जा सकता है। ठीक है, सो फायदा क्या है, क्या फायदा है इन कट मोशन का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात भी की थी कट मोशन के ऊपर कि फायदा क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझनी है, ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से मान लो किसी मुद्दे के ऊपर सदन के अंदर सही तरीके से चर्चा नहीं हुई है, प्रॉपर वे से चर्चा नहीं हुई है और वो मुद्दा जो है बेहद आवश्यक है, तो वहां पे प्रॉपर डिस्कशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से उस मुद्दे के लिए ग्रांट अनुदान देना है और जिस पे चर्चा भी नहीं हुई है, तो अब जो है यहाँ पे कट मोशन के माध्यम से उस मुद्दे पे प्रॉपर वे से डिस्कशन हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे सरकार यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार की मांग है वो पूरी कर दी जाएगी, नहीं, यहाँ पे सरकार की मांगों को स्पेशली अराइज किया जाए कि आप जो है राष्ट्र हित में ही ये पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए कट मोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से, ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से बेसिकली जो भारत का पैसा है भारत के लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे वेस्टेज किसी प्रकार की ना हो, सरकार को प्रॉपर वे से रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और एफिशिएंट पैसे का खर्च हो, इसीलिए कट मोशन के माध्यम से सरकार के यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं सरकार को कंट्रोल करने का ये एफर्ट होता है कि सरकार की एक्टिविटीज को यहाँ पे निगरानी रखी जाती है, सरकार की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है इन कट मोशन के माध्यम से। सो यहाँ पे सरकार ऐसे ही नहीं है कि आनन फानन में कोई भी बजट, कोई भी ग्रांट यहाँ पे रख दी, उसके ऊपर प्रॉपर वे से यहाँ पे क्वेश्चन जो है उठाए जा सकते हैं। कट मोशन एक प्रकार से सरकार के ऊपर यहाँ पे सरकार को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट भी है यहाँ पे हमारे अदर मेंबर्स के पास। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखिएगा कि ये चीज बहुत बढ़िया से आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक कट मोशन के अंदर एक लमसम अमाउंट जो है वो बेसिकली घटाया जाता है। सेम वे से टोकन कट मोशन के अंदर 100 रुपए की पूरे टोटल अमाउंट में से 100 रुपए के घटा दिए। ठीक है, अब 100 रुपए मान लो करोड़ों रुपए में से 100 रुपए घटा के क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे फर्क जो पड़ेगा वो अमाउंट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो सिंपल सी बात है। वैसे भी अगर मैं बात करूं, वोटिंग लोकसभा के अंदर होती है और यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, सरकार के पास है, मेजॉरिटी है तभी सरकार बनी है, तो बिल वैसे भी पारित होगा ही नहीं। ठीक है, जहां पे मान लो ओपोजिशन ने 100 रुपए घटा भी दिए तो वैसे पास नहीं होगा। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि मैटर हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, मुद्दा हाईलाइट हो जाता है, प्रॉपर वे से सदन पे उस पर चर्चा होती है, मैटर लाइमलाइट में आता है, यहाँ पे अखबारों, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सरकार के जो कदम हैं, जो एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इन कट मोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे
बहुत क्लियर कट बात है कि अब मान लो यहाँ पे पहली बात तो कॉन्फिडेंस सरकार के पास है, मेजॉरिटी सरकार के पास है, तो पास होगा ही नहीं। अब एक बात के लिए 1% मान लो कि यहाँ पे अगर पास हो जाए, फिर अगर पास हो जाए तो यहाँ पे मुद्दा बनता है मेजॉरिटी का, ठीक है। अगर टोकन कट, इकोनॉमिक कट या फिर पास हो जाता है, पॉलिसी कट पास हो जाता है, तो यहां पे सीधी सी बात है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। अब सरकार ने बहुमत खो दिया है, सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो यहां पे मेजॉरिटी सिद्ध करवाई जाएगी। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पे मान लो प्रस्तुत कर दिया जाए, या फिर सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए। अगर सरकार यहां पे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन यहां पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादातर यहां पे ये जो मुद्दा है ये बेसिकली विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, कट मोशन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पे सरकार चूंकि बहुमत में होती है इसीलिए कभी पास नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट किया जाता है, सरकार को कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट है, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक यहां पे ये माध्यम होता है, ताकि जो इंपॉर्टेंट मैटर है उस पे सही तरीके से डिस्कशन हो सके, चर्चा हो सके, ठीक है। अब जो है लास्ट के कुछ दिनों में, ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट पे, ठीक है, जब लास्ट के कुछ दिन बच जाते हैं उसमें क्या होता है, डिस्कशन हो रही है, वोटिंग हो रही है। अब मान लो काफी दिन हो गए हैं पर सभी के सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर चर्चा नहीं हुई है, वोटिंग भी नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, तो सारे के सारे मुद्दों को एक साथ उठा के वोटिंग के लिए डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वोटिंग के लिए डाल देंगे, चाहे उस पे चर्चा हुई हो चाहे ना हुई हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे जब मुद्दों पे सही प्रॉपर वे से डिस्कशन नहीं होती है और समय के अभाव में सभी मुद्दों के ऊपर एक साथ डिस्कशन करवाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। और कई बार पूछा भी जाता है कि गिलोटिन किसको कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गिलोटिन किसको कहा जाता है, ठीक है। सो गिलोटिन क्या होता है, यहाँ पे जब समय के अभाव में मुद्दों पे सही डिस्कशन नहीं हो पाता है, सारे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाती है, तो उनको डायरेक्टली वोटिंग के लिए, चाहे डिस्कशन हुई हो या नहीं हुई हो, तो डायरेक्टली वोटिंग के लिए भेज देते हैं, उसको गिलोटिन कहा जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाएगा बेसिकली कि अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है, डिस्कशन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऐसा करते हैं, कौन यहाँ पे वोटिंग के लिए भेज देते हैं, तो यहाँ पे वोटिंग लोकसभा के अंदर होती है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, यहाँ पे जितने भी मुद्दे बचे होंगे, जितने भी डिमांड्स यहाँ पे बची होंगी, उन सभी को स्पीकर साहब क्या करते हैं, डायरेक्टली भेज देते हैं वोटिंग के लिए, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन पता होना चाहिए सबको। गिलोटिन एक्चुअल में याद रखना कि एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है, सीधे सीधे डिस्कशन यहाँ पे मैं आपसे कर रही हूं कि जब मुद्दों के ऊपर प्रॉपर वे से डिस्कशन नहीं होती है, लंबे समय से डिस्कशन चल रही है और यहाँ पे स्पीकर साहब क्या करते हैं, अब उस पे फर्दर चर्चा नहीं करके, अब मान लो यहाँ पे जिन मुद्दों पे, जिन डिमांड्स के ऊपर चर्चा नहीं भी हुई है, उनको भी जिनके ऊपर चर्चा हो गई है, साथ में सभी को इकट्ठे ही वोटिंग के लिए भेज देते हैं स्पीकर साहब। उसी को क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गिलोटिन इसको कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली वोटिंग के बाद अगली स्टेज हमारी रहती है एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने की, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार कोई भी पैसा, ठीक है, सरकार कोई भी पैसा बिना एप्रोप्रिएशन बिल के नहीं निकलवा सकती है, ठीक है। यदि सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले सरकार को एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद जब ये बिल पारित हो जाएगा तो उसके बाद ही सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगली स्टेज है हमारी बजट की, जिसका नाम है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। सो यहाँ पे विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल जो है पारित किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं, तब ये बिल एक्ट बन जाता है और सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है, ठीक है। सो याद रखिएगा
कि एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इस एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बिल से, ठीक है, ये चीज हमने देख ली कि सरकार जो है लॉ के अकॉर्डिंग स्पेशली एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से ही पैसा निकलवा सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। जितनी सरकार को पैसे की जरूरत है उतना पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलवा सकती है, किसके माध्यम से, एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से। और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसके अंदर कुछ चीजें मेंशन होती हैं, यहाँ पे केवल उसी पैसे को निकाला जा सकता है जो इन कंडीशंस को पूरा करता है। जैसे जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो ग्रांट लिखी हुई हैं वो लोकसभा ने उसके ऊपर वोट की हुई हो, प्रॉपर वे से चर्चा की हो, वोटिंग के बाद वो एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर बेसिकली डाली गई हो, ठीक है। सो यहाँ पे केवल वही ग्रांट्स लिखी जाएंगी एप्रोप्रिएशन बिल में जिसको लोकसभा ने वोटिंग से पास किया है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से वोट जो है लोकसभा के द्वारा की गई हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितना भी देखो दो प्रकार का व्यय था, यहाँ पे चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा चार्ज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जिस पे वोटिंग है तो वो चार्ज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ पे निकाला जाता है संचित निधि से। जो भारित होता है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं है वो लिखा होना चाहिए एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, ठीक है। मतलब वो दोनों भाग जिनके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा की गई हो, लोकसभा के अंदर प्रॉपर वे से वोटिंग की गई हो, मतलब जब बजट प्रस्तुत किया गया था कौन सा व्यय भारित होगा संचित निधि पे वो लिखा होना चाहिए एप्रोप्रिएशन बिल में, जिसपे बेसिकली चर्चा हुई है, मेंशन किया गया है। और दूसरा, जिन ग्रांट्स के ऊपर यहाँ पे लोकसभा के अंदर डिस्कशन के बाद वोटिंग की गई है, जो मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो भाग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर रखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वोटिंग हो चुकी है, वो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अलावा कोई भी डिमांड ग्रांट जो है यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी एप्रोप्रिएशन बिल के समय पे, ठीक है। नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड, यहाँ पे इस स्टेज में कोई भी अमेंडमेंट जो है एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर नहीं की जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अमाउंट के अंदर चेंज, अब कह दो कि एप्रोप्रिएशन बिल में पहले हमने 4 करोड़ रुपए के ऊपर वोटिंग करवा ली, अब जो है एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जाके आप चेंज करके इसको 6 करोड़ कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गए, यही तो पैसा सरकार को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अमाउंट पहले लिखा हुआ था वो ही अमाउंट जो है इस एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो अमाउंट है ऑलरेडी लिखा हुआ था उसके अंदर आके कोई चेंज कर दो, ठीक है। सो बात समझ आई कि अब जो है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, अमाउंट के साथ कोई भी छेड़खानी, किसी भी प्रकार की यहाँ पे चेंजेस जो है नहीं किए जा सकते हैं। जिस डिमांड पे, जिस ग्रांट पे ऑलरेडी वोट हो चुकी है वो ही यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। कोई भी अमाउंट यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। बात समझ आ गई है? मतलब सीधे सीधे चीज ये है कि स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे बेसिकली बजट पास होता चला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। जब एप्रोप्रिएशन ये जो बिल है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है, एप्रोप्रिएशन बिल पे सारे खर्चे लिखे जाएंगे, फिर उसको भेजा जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति जब बिल को अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी असेंट प्रदान कर देते हैं, अपनी मंजूरी दे देते हैं, उसके बाद ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या बन जाता है, ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, जैसे ही राष्ट्रपति अपनी सहमति इसको देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे राष्ट्रपति अपनी मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक को बेसिकली विनियोग अधिनियम में बेसिकली बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद भारत जो है, भारत सरकार को जो है पैसा मिल जाएगा, भारत सरकार संचित निधि से पैसा निकलवा सकती है जब एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट में बदल जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद
सरकार जो है संचित निधि से पैसा निकलवा सकती है, ये बात याद रखिएगा। अदरवाइज यहां पे तब तक ये पैसा नहीं निकलवाया जाएगा जब तक विनियोग जो विधेयक है विनियोग अधिनियम में ना बदल जाए। ठीक है, सो यहां पे विनियोग अधिनियम के द्वारा ही सरकार जो है पैसा निकलवा सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत के संचित निधि से। ठीक है, इसको पास होते होते अप्रैल का अंत हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले प्रस्तुत किया जाएगा बिल को, फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा होगी, कमिटीज के पास जाएगा, कमिटी उस पे हर स्टेप बाय स्टेप उस पे बेसिकली चर्चा करेगी। ठीक है, देखेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, फिर रिपोर्ट देगी पार्लियामेंट में। तो ये सारे का सारा प्रावधान होते होते यहाँ पे टाइम लग जाता है। ठीक है, सो टाइम लग जाता है, जिसके चलते यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल वर्ष शुरू हो जाता है, तो सरकार अब अपने यहाँ पे खर्चे कैसे निकालेगी। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, सरकार मीनवाइल जो है यहाँ पे कुछ पैसा पहले ही निकाल लेती है, ताकि सरकार अपने डे टू डे लाइफ के बेसिकली सरकार अपनी सरकार को चलाने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए। सरकार पैसा तब तक नहीं निकलवा सकती जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल एक्ट ना बन जाए। तो सरकार चलेगी कैसे, तो सरकार जो है यहाँ पे एक एडवांस में ही ग्रांट जो है वो पास करवा लेती है, ताकि जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल पास हो उसके बाद ये एक्ट बने तब तक सरकार अपने खर्चों का वहन कर सके। ठीक है, सो बात समझ आ गई है। अब जो है प्रॉपर वे से पहले ही एडवांस में ही सरकार जो है कुछ पैसा निकलवा लेती है। ठीक है, सो याद रखिएगा, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को चलाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार जो है यहाँ पे पहले ही स्पेशली यहाँ पे क्या करती है, एडवांस में ही कुछ पैसा निकलवा लेती है। ठीक है, जिसको बाद में जो है स्पेशली फाइनेंशियल ईयर के बेसिकली जो एंड होता है, समझो यहाँ पे सरकार जो है एडवांस में पैसा निकलवा लेती है, ताकि इसके मीनवाइल जब तक ये पैसा निकले पूरे साल को चलाने के लिए, तब तक जो है सरकार अपना खर्चा चला सके, पहले से एडवांस में जाके ग्रांट को पारित करवा लेती है। बस इसको इतनी सी बात समझ लेना। कहते क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एडवांस में जो सरकार पैसा निकलवा लेती है, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, पारित होता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, तब तक सरकार अपने खर्चों को वहन करने के लिए बीच में मीनवाइल एक ग्रांट पारित करवा लेती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो याद रखिए कि यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, हरियाणा पीसीएस में, बीपीएससी में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछा गया है वोट ऑन अकाउंट। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको वोट ऑन अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बात समझ आई कि वोट ऑन अकाउंट क्या है, एडवांस में जब सरकार अपने खर्चों को वहन करने के लिए ग्रांट पारित करवा लेती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जनरल डिस्कशन हो जाता है बजट के बाद, बजट पास होने के बाद जनरल डिस्कशन के बाद जो है इसके ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होती है, और ये जनरली 2 महीने के लिए पैसा निकलवाती है सरकार। और इसमें अब मान लो 2 महीने के लिए चाहिए, साल में 12 महीने होते हैं, तो ऑलमोस्ट टोटल एक्सपेंडिचर का जितना खर्चा सरकार ने लिखा मतलब मेंशन किया है, उसका 1/6 कर देते हैं। ठीक है, 1/6 यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, 2 महीने के लिए होता है, और 1/6 जो है टोटल एस्टिमेशन का। ठीक है, जितना टोटल एस्टिमेशन सरकार ने दिया हुआ है उसका 1/6 भाग 1/6 जो है अमाउंट जो है यहाँ पे इस वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से सरकार पैसा निकलवाती है। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। ये 1/6 क्यों है, ठीक है, 1/6 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ लीजिए साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पे 2 महीने का निकलवाया, तो इसलिए 1/6 जो है यहाँ पे टोटल एस्टिमेशन का एक अमाउंट एक ग्रांट के रूप में पहले ही निकलवाया जाता है सरकार के द्वारा, जिसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जो है लास्ट स्टेज जो होती है बिल को पारित करने की। ठीक है, लास्ट स्टेज कौन सी होती है, यहाँ पे पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, अब जो है
फाइनेंस बिल, ठीक है, सरकार के फाइनेंशियल प्रपोजल को स्पेशली यहाँ पे प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, सरकार के फाइनेंशियल मैटर्स को प्रभावी बनाने के लिए फाइनेंशियल बिल को, ठीक है, सो यहाँ पे फाइनेंस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सो फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे फाइनेंस बिल बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर वे से, ठीक है, सो ऑल जितनी कंडीशन मनी बिल के ऊपर लगती है वो सारी की सारी यहाँ पे स्पेशली इसके ऊपर लगेंगी, ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि फाइनेंशियल बिल जो है सरकार के जो वित्तीय प्रस्ताव होते हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, सो यह धन विधेयक पर लागू सभी शर्तों के अधीन है, ठीक है। उसके अलावा जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ठीक है, सो उस एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर अमेंडमेंट्स, ठीक है, सो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशली एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, पर यहाँ पे इसके तहत जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई चेंज यहाँ पे कुछ भी टैक्स के अंदर टैक्स को रिजेक्ट करना है, रिड्यूस करना है कोई टैक्स, तो उसको यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कर सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस बिल के माध्यम से, ठीक है। देन यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशली ये जो टैक्स को रिड्यूस और कम करने की बात हुई है ये किसके तहत है, ये हमारा एक एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट है 1931 का, उसके तहत यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि ये जो फाइनेंस बिल है इसको आने वाले 75 दिन के अंदर 75 डेज के अंदर जो है पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है, जैसे ही फाइनेंस बिल जो है पास होता है उसके बाद फाइनेंस एक्ट जो है लीगलाइज होता है और इससे जो है बजट का जो पैसा है, बजट के माध्यम से जो सरकार यहाँ पे पैसा चाहती है वो क्या है, लीगलाइज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से बजट के इनेक्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो फाइनेंस एक्ट के बनने से ही पारित हो जाता है, ठीक है। सो फाइनेंस बिल जैसे पास होता है पूरी के पूरे प्रावधान जो है वो बजट के खत्म होते हैं। इसके साथ ही हमारा बजट कैसे कैसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, पारित होता है, ये प्रक्रिया खत्म होती है। इसके अलावा कुछ ग्रांट्स भी है जो स्पेशली हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ ग्रांट्स है उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ग्रांट्स कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में मान लो कहीं किसी स्कीम पे पैसा कम पड़ गया, कई बार क्या होता है एडिशनल सर्विस देनी होती है, तो वो ऐसा तो नहीं है दोबारा से बजट प्रस्तुत किया जाएगा कि हमने किसी स्कीम के ऊपर कुछ पैसा अलॉट किया था, उस पे वो पैसा पूरा नहीं पड़ा है और हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या फिर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा? नहीं, यहाँ पे कुछ ग्रांट्स होती हैं, उन ग्रांट्स के माध्यम से पैसा सरकार निकलवा लेती है। जैसे सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री या फिर आप कह सकते हैं पूरक अनुदान। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, जब मान लो किसी सर्विस या स्कीम के लिए पैसा जो बजट के अंदर एलोकेट किया गया है वो पूरा नहीं था, इनसफिशिएंट पड़ गया है, ठीक है। मान लो जरूरत थी हमें 100 रुपए की और हमने बजट में प्रस्तुत किया बेसिकली 80 रुपए, और तो हमें 20 रुपए और चाहिए, तो ये 20 रुपए कहां से आएगी? सरकार अपनी जेब से तो खर्च करेगी नहीं, ऑब्वियसली भारत सरकार का पैसा ही लगेगा, यहाँ पे भारत का ही पैसा लगेगा। तो 100 रुपए अब मांगने की जरूरत थी, हमने लिए 80 ही रुपए, 20 रुपए कम पड़ गए, अब ये 20 रुपए कहां से आएंगे? 20 रुपए जो है ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम से आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पूरक अनुदान क्या होता है, जब चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए यहाँ पे विनियोग अधिनियम, ठीक है। सो यहाँ पे विनियोग अधिनियम के तहत, ठीक है, सो याद रखिएगा प्रॉपर वे से एप्रोप्रिएशन एक्ट के माध्यम से हमने कम पैसे की मांग की, वो कम पड़ गया और किसी विशेष सेवा के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो वो हम जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम से उस जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके दौरान हम ले सकते हैं, ठीक है।
बात समझ आई। अगला है एडिशनल ग्रांट, ठीक है। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एडिशनल ग्रांट क्या होता है? मान लो कोई स्कीम, कोई सर्विस सरकार ने बजट के टाइम पे शुरू की थी, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए सर्विस सरकार ने शुरू की, उसके अंदर काम करते करते यहाँ पे लगा कि मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्विस और प्रोवाइड करने लग जाए। यहाँ पे मान लो एक सर्विस यहाँ पे सरकार ने देनी शुरू की, इसके तहत एक और सर्विस यहाँ पे ऐड, नई सर्विस जो है ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये इससे ही मिलती जुलती है। तो इस नई सर्विस के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा तो केवल इसके लिए ही एलोकेट किया गया था, ठीक है, पैसा तो केवल इसी के लिए था। ये कहां से आएगा? इसका पैसा कहां से आएगा? इसका पैसा जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि एडिशनल ग्रांट के माध्यम से, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ इसका पैसा हमारे पास बजट में एप्रोप्रिएशन एक्ट के माध्यम से सरकार को मिल गया था। नई सर्विस इसमें ऐड कर दी गई। अब नई सर्विस के लिए पैसा कहां से आएगा? फिर से सरकार मांग करेगी एडिशनल ग्रांट के माध्यम से, ठीक है। बात समझ आई? मतलब यहाँ पे कोई नई सर्विस, न्यू सर्विस जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेड सर्विस के अंदर यहाँ पे ऐड की जाती है, उस सर्विस को, ठीक है, उस सर्विस के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से मिलेगा? वो एडिशनल ग्रांट के माध्यम से सरकार ले लेगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है भाई? एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट क्या होता है? एक्सेस ग्रांट, ठीक है, एक्सेस ग्रांट जो है बेसिकली किसी सर्विस के ऊपर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मान लो एक्सेस ज्यादा खर्च कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार को मान लो सरकार को 100 रुपए मिले थे, ठीक है, किसी सर्विस के लिए सरकार को 100 रुपए मिले थे और सरकार ने खर्च कर दिए 110 रुपए, ठीक है। मान लो किसी सर्विस के लिए सरकार को 100 रुपए मिले, सरकार ने 110 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार क्या करती है? यहाँ बेसिकली यहाँ तो खर्च कर दिया, उसके बाद इसके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है, लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है, ठीक है। जब एक्सेस अमाउंट जो है सरकार किसी सर्विस के ऊपर फाइनेंशियल ईयर के अंदर खर्च कर देती है, तो वहां पे सरकार जो है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जाके, जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग होती है कि अच्छा यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे सरकार की जेब में तो नहीं चल गया, मंत्रियों ने अपने जेब में तो नहीं डाल लिया ये पैसा, ठीक है। सो यहाँ मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए क्या वाकई ही खर्च हुए? 110 रुपए वाकई ही खर्च हुए, क्योंकि 100 रुपए तो सरकार को ऑलरेडी मिले थे। ये जो 10 रुपए खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है, कहीं मंत्रियों ने अपनी जेब में तो नहीं डाल लिया? प्रॉपर वे से खर्च हुआ भी है कि नहीं हुआ है, देन इसकी लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर के बाद में वोटिंग इस पे होती है, ठीक है। एंड याद रखिएगा ये एक्सेस जो ग्रांट होती है ये लोकसभा के अंदर इसके ऊपर वोटिंग होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि सरकार का एक एक रुपए के ऊपर यहाँ पे निगरानी होती है और उसके बावजूद भी बड़े बड़े घोटाले भारत के अंदर देखे जाते हैं, और इतने बड़े बड़े अमाउंटों के घोटाले होते हैं जिसकी जीरो गिनना भी हमारे बस में नहीं है, गिनने में वहां पे भी तकलीफ होती है, जैसे कोलगेट का बेसिकली घोटाला, ठीक है, कॉमनवेल्थ का घोटाला। तो इतने सारे घोटाले हैं, तो याद रखिए, छोड़िए जोक्स अपार्ट। सो कोई भी यहाँ पे सर्विस के ऊपर जब सरकार एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च कर देती है, एक्सेस अमाउंट खर्च कर देती है, तो उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अंत में लोकसभा के अंदर उस पे क्या होता है? मतदान होता है, वोटिंग होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे लोकसभा के अलावा यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी उसको सहमति दे, ये भी अनिवार्य है, ठीक है, ये भी अनिवार्य है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है भाई? वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? स्पेशली अनएक्सपेक्टेड डिमांड। मान लो अनएक्सपेक्टेड डिमांड मतलब
कहीं पे भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ गई। अभी के समय पे ये एक्सपेक्टेड थोड़ी था, भारत ने सरकार ने यहाँ पे बजट में थोड़ी लिखा था कि यहाँ पे अगर उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आ जाए, किसी राज्य के अंदर, दिल्ली में बाढ़ आ जाए किसी राज्य के अंदर, कहीं पे अचानक से भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो क्या सरकार इसके लिए बजट में पैसा एलोकेट करवाती है? नहीं, यहाँ पे पैसा तब निकाला जाता है जब सरकार किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सरकार के सामने आ जाती है और सरकार को उससे डील करना पड़ता है। उसके लिए जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो पैसा सरकार वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से लेती है, ठीक है। सो वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सरकार उन ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस होती हैं उनसे डील करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। उसके लिए स्पेशली यहां पे वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सरकार ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस होती हैं उनके लिए यहाँ पे बेसिकली डिमांड जो है पूरी की जाती है। अब एक और चीज ये है कि क्या सरकार यहाँ पे कितना अनुदान देती है, तो मान लो यहाँ पे एक प्रकार का ये ब्लैंक चेक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक प्रकार का ब्लैंक चेक दिया जाता है लोकसभा के, यहाँ पे लोकसभा पास करके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को एक प्रकार का ब्लैंक चेक देती है, क्योंकि चीजें कंट्रोल में है, नहीं कंट्रोल में है, तो वहां पे सिचुएशंस जो है वो एनालाइज की जाती है यहाँ पे प्रॉपर वे से। सो एक प्रकार का यहाँ पे ब्लैंक चेक जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को प्रदान किया जाता है कि जाइए सिचुएशन को संभालिए, पैसे की कमी नहीं है, वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन से लड़िए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे अगर सिचुएशन आ जाती है, आपदा आ जाती है, उससे निपटने के लिए जो पैसा सरकार को चाहिए वो किससे? वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से लेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? सरकार के ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार फॉर एग्जांपल सरकार जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से कुछ एक्टिविटीज करती है जिसके ऊपर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्रकार की जो स्पेशल पर्पस होते हैं, सरकार के कुछ स्पेशल एम होते हैं और वहां पे वो करंट सर्विस, ठीक है। सो यहाँ पे करंट सर्विस और करंट सर्विस का भाग नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार जो है ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए वहां पे अगर सरकार को पैसा चाहिए तो एक्सेप्शनल ग्रांट के माध्यम से सरकार पैसा निकलवा सकती है, ठीक है। जब सरकार कुछ स्पेशल काम करना चाहती है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट यहाँ पे सरकार का रहता है, तो उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी चाहिए, तो उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए सरकार कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चलाना चाहती है तो उसको एक्सेप्शनल ग्रांट के माध्यम से पैसा सरकार निकलवा सकती है। उसके बाद है टोकन ग्रांट, ठीक है। टोकन ग्रांट एक्चुअली में होता क्या है ना कि कोई ऑलरेडी पैसा एलोकेट किया गया, ठीक है, ऑलरेडी ग्रांट मिली हुई है, उसको किसी नई सर्विस के लिए रीएप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। मान लो कोई ए सर्विस थी, उसके लिए पैसा ऑलरेडी सरकार ने दिया हुआ था, उसे जो है रीएप्रोप्रिएट करना है किसी नई सर्विस के लिए, ठीक है। सो ए के लिए एलोकेट किया गया था, बी के लिए उसे रीएप्रोप्रिएट करना पड़ेगा उसी पैसे को, सो उसको कहते हैं टोकन कट, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं? टोकन कट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन कट में क्या होता है? टोकन कट में ग्रांट के रूप में कितने रुपए मेंशन किया जाता है? यहाँ पे 1 रुपया मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया मेंशन किया जाता है टोकन सम के रूप में, और जहां पे बेसिकली जहां लोकसभा के अंदर इसके ऊपर वोट होती है, ठीक है। तो मतलब ऑलरेडी पैसा दिया हुआ था, उसे उस फंड को, उस पैसे को किसी दूसरे हेड को यहाँ पे देना होगा। मान लो ए सर्विस के लिए पैसा था, फिर यहाँ पे बी सर्विस के लिए इसी पैसे को चाहिए, तो इसका जो हेड है यहाँ पे इस हेड को ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो अमाउंट शो किया जाता है वो अमाउंट है 1 रुपए का, तो 1 रुपए जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखिएगा वो सबमिट किया जाता है लोकसभा के अंदर वोटिंग के लिए, ठीक है। सो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है, नहीं, यहाँ पे ये एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई नया एक्सपेंडिचर नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, ठीक है। वो क्या था? ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रावधान जो है प्रॉपर वे से
अब रेगुलेट होते हैं। अब यहाँ पे क्या इनके ये जो सारी की सारी ग्रांट्स हमने ली हैं, ये सारी की सारी ग्रांट्स जो है रेगुलेट होती हैं, या फिर सरकार जो है इनको एक प्रकार से माध्यम बना सकती है कि बजट में इतने सारे कंट्रोल होते हैं, कितनी सारी डिवाइसेस होती हैं सरकार के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद क्या है, ये बिना किसी कंट्रोल के ही पैसा दिया जाता है? नहीं, वही सारी के सारे एक्शन, वही सारी के सारी रेगुलरिटीज प्रोसीजर जो बजट के ऊपर यहाँ पे लागू होते हैं, वही सारी की सारी कंडीशन इन ग्रांट्स के ऊपर भी लागू होती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट बजट। उसके बाद हम चर्चा करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। राज्यसभा की स्पेशल पावर्स एक बार हम देख लेते हैं। स्पेशल पावर राज्यसभा की, यहाँ पे याद रखिए हमने बात की थी लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, सो यहाँ पे लोकसभा की और राज्यसभा की कॉम्पोजिशन की हम बात कर चुके हैं। मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है ये हम बात कर चुके हैं। अलग अलग बिल कैसे पारित होते हैं, उनमें लोकसभा और राज्यसभा का क्या रोल रहता है, वो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे अब इस सेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं तो राज्यसभा को पढ़ने के लिए 3 तरीके से यहाँ पे चीजों को देखा जाता है। पहला, क्या क्या स्पेशल प्रावधान राज्यसभा के पास है। दूसरा, किन किन सिचुएशंस के अंदर राज्यसभा के पास जो पावर्स है वो लोकसभा के बराबर है। किन किन सिचुएशंस के अंदर जो पावर है लोकसभा के पास वो अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल की कंडीशन देखेंगे, अनइक्वल की कंडीशन देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेशल प्रावधान है राज्यसभा के उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशल पावर्स जो है राज्यसभा की, तो सबसे पहले आर्टिकल 249 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है। 3 लिस्ट होती है हमारे पास 7 शेड्यूल में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। स्टेट पे केवल और केवल यहाँ पे स्टेट बना सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में यूनियन, और यूनियन लिस्ट के ऊपर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि यदि स्टेट लिस्ट के किसी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है जो राष्ट्रहित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर देगी और ये अधिकार दे देगी कि आप जो है स्टेट लिस्ट के किसी मैटर के ऊपर लॉ बनाइए। ठीक है, सो यहाँ पे ये स्पेशल पावर जो है आर्टिकल 249 के माध्यम से राज्यसभा के पास है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज करे कि ये पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी मैटर के ऊपर लॉ बनाए, कानून बनाए जो राष्ट्रहित के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी क्या यहाँ पे स्पेशल पावर है? दूसरी स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 के माध्यम से। ठीक है, दूसरी स्पेशल पावर क्या है? दूसरी स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 के माध्यम से। 312 क्या है? यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए हो। ठीक है, सो यहाँ पे पार्लियामेंट को राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है कि आप जो है कोई नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कीजिए जो केंद्र के लिए भी हो और राज्यों के लिए भी हो। ये किस में लिखा है? ये आर्टिकल 312 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है? स्पेशल पावर है राज्यसभा की। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 67, ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 क्या है? आर्टिकल 67 यहां पे राज्यसभा को पावर देता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो जब इनको हटाया जाए, इनके रिमूवल का प्रस्ताव जब इनिशिएट किया जाता है, तो वो
केवल और केवल यहाँ पे राज्यसभा के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा प्रस्ताव जो है राज्यसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और याद रखिएगा यहाँ पे राज्यसभा के अंदर इसको प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा के अंदर इसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो है स्पेशल पावर थी राज्यसभा की। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से स्पेशल पावर है राज्यसभा की। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, भारत के अंदर यदि कोई इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 350 के तहत, 56 के तहत या 360 के तहत, ठीक है, किसी भी आर्टिकल के तहत यहाँ पे मान लो नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल यदि लगा हो और मीनवाइल यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, सो लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो प्रोक्लेमेशन है यहाँ पे इमरजेंसी का, ये किसके द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, सो ये किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, मीनवाइल जो है यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई है तो यहां पे मीनवाइल जो है राज्यसभा अप्रूव करेगी। ठीक है, सो इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान राज्यसभा जो है इसको अप्रूव करेगी। ठीक है, सो यहां से हमें पता चलता है कि राज्यसभा हमेशा से यहां पे अनइक्वल स्टेटस या फिर लोकसभा के यहां पे बेसिकली लोकसभा सुपीरियर नहीं है। भारत के अंदर कुछ स्पेशल प्रावधान भी है जहां पे कुछ स्पेशल पावर्स राज्यसभा को दी हुई है। ठीक है, सो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर स्पेशली कुछ पावर्स भी यहाँ पे दी हुई हैं स्पेशल पावर्स के माध्यम से। अब जो है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे लोकसभा को के इक्वल स्टेटस दिया हुआ है राज्यसभा के। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं भाई। सबसे पहले ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन हमें करनी है यहाँ पे, किन किन मुद्दों के अंदर लोकसभा को राज्यसभा के बराबरी का अधिकार है। तो सबसे पहले तो जब साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो साधारण विधेयक लोकसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है और साधारण विधेयक जो है राज्यसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन के अंदर बराबरी का अधिकार होता है लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि संविधान संशोधन विधेयक हो। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, साधारण विधेयक हो या फिर फाइनेंशियल बिल हो। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल बिल हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल बिल 1 की बात करूं तो फाइनेंशियल बिल 1 जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसके अलावा जब इलेक्शन, यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, यहाँ पे राष्ट्रपति के हटाने की बात हो, इम्पीचमेंट की बात हो, तो भी यहाँ पे दोनों ही सदन को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों ही सदन को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात की थी स्पेशल प्रावधान के अंदर कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन के रिमूवल का जो प्रस्ताव है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रस्ताव जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिकली कब प्रस्तुत किया जाएगा, ये जो है केवल और केवल यहाँ पे राज्यसभा के अंदर इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे राज्यसभा के अंदर इनिशिएट किया जाएगा। यहाँ पे मेजोरिटी जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होगा और साथ ही साथ यहाँ पे लोकसभा के अंदर भी ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, तभी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को जो है बेसिकली हटाया जा सकता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को जो है बेसिकली हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा बेसिकली अगर सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं और हाई कोर्ट के बेसिकली चीफ जस्टिस हैं, यदि उनके रिमूवल का प्रस्ताव हो, उस केस में भी राष्ट्र यहाँ पे स्पेशली जो पावर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के पास यहाँ पे बराबरी की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है एंड देन यहाँ पे प्रॉपर वे से दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पास यहाँ पे इक्वल पावर्स होती हैं। ठीक है,
ऑर्डिनेंस यहाँ पे मान लो राष्ट्रपति साहब ने दोनों ही सदन यहाँ पे बेसिकली सेशन में नहीं है एंड वहां पे एक ऑर्डिनेंस को एक लॉ बनाना है भारत के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो राष्ट्रपति मीनवाइल क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और इस ऑर्डिनेंस को यदि अप्रूव करना हो तो भी यहाँ पे दोनों ही सदन के पास, लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबरी की पावर होती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी हो, ठीक है, सो तीनों प्रकार की इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय इमरजेंसी हो, ठीक है, सो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों ही सिचुएशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के केस में दोनों ही सदन के पास बराबरी का अधिकार होता है इसके अप्रूवल का, ठीक है। सो यहाँ पे अप्रूवल जो प्रोक्लेमेशन होता है तीनों ही इमरजेंसी का, तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एंड देन यहाँ पे सदन के द्वारा इसको पारित किया जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मान लो कोई मेंबर राज्यसभा का हो और वो मिनिस्टर बनाया गया हो, तो क्या उसके कोई स्पेशल प्रावधान होते हैं, नहीं, वहां पे भी बराबरी होते हैं, चाहे लोकसभा का सदस्य मिनिस्टर हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबरशिप यहाँ पे अगर मिनिस्टर बनाया गया है तो वो काउंसिल वो बेसिकली यहाँ पे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ पे उनके पद पे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे राज्यसभा का भी यदि कोई मेंबर है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है और जो लोकसभा का सदस्य है वो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। सो बात समझ आ गई है। उसके अलावा कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। सो कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स जो प्रस्तुत की जाती है दोनों ही सदन के अंदर रखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना हो तो भी यहाँ पे राज्यसभा के पास इक्वल वोट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टेटस है, ये जो प्रावधान था बेसिकली ये ऐसे प्रावधान थे जहां पे बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल स्टेटस है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर अधिकार होते थे, ठीक है, बराबर अधिकार यहाँ पे होते थे। उसके बाद बात करते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे दोनों के पास अनइक्वल यहाँ पे स्टेटस होता है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है और राज्यसभा के पास कम पावर है। सबसे पहली बात यहाँ पे मनी बिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मनी बिल केवल और केवल कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात, लोकसभा के पास ही मैक्सिमम पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग, तो याद रखिएगा कि मनी बिल जो है यहाँ पे जो पावर है सारी की सारी किसके पास है, लोकसभा के पास है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो ही सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, तो ये फाइनल कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। केवल इन्हीं का अधिकार है, कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे यदि लोकसभा ने बिल पारित कर दिया और वो राज्यसभा के पास भेज दिया तो अब जो है 14 दिन के अंदर अंदर यदि कोई भी एक्शन राज्यसभा के द्वारा नहीं लिया गया तो यहाँ पे जो मनी बिल है वो पास समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, पास समझा जाएगा। अब मान लो 14 दिन के अंदर राज्यसभा एक्शन लेता है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, कोई सुझाव जो है यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को। अब केवल और केवल लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो इसको माने कि ना माने या रिजेक्ट कर दे, ये किसके पास है, लोकसभा के पास राइट है। क्या राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट करने की पावर जो है राज्यसभा के पास नहीं होती है मनी बिल को, ठीक है, मनी बिल को रिजेक्ट करने की पावर जो है राज्यसभा के पास नहीं होता है। इन सभी सिचुएशन के अंदर बेसिकली याद रखिएगा कि जो पावर्स है यहाँ पे लोकसभा के पास वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यहाँ पे बेसिकली
राज्यसभा। ठीक है, फाइनेंस बिल की बात करते हैं। फाइनेंस बिल 1 की हमने बात की थी। फाइनेंस बिल 1 और मनी बिल दोनों ही यहाँ पे लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा के अंदर ये प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे फाइनेंस बिल के पास होने के जो तरीके हैं, प्रोसीजर है, वो सेम सामान्य होते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, जैसे ही ऑर्डिनरी बिल को यहाँ पे पारित किया जाता है। ठीक है, बट एल्स यहाँ पे सिचुएशन याद रखना है, फाइनेंस बिल 1 के केस में अगर हम बात करें तो वो केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं। जॉइंट सिटिंग में या मान लो कोई ऐसा मुद्दा था जिसपे लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं थे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं थे, डिसएग्री थे, डेडलॉक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, डेडलॉक यहाँ पे आ जाता है। अब डेडलॉक के केस में क्या होता है, डेडलॉक के केस में राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, एक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पे बेसिकली करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का संबंध करेंगे राष्ट्रपति। अब जॉइंट सिटिंग में क्या है, अब मेजॉरिटी किसके पास है, सरकार के पास है। लोकसभा के अंदर बेसिकली सरकार के पास है, राज्यसभा के पास यहाँ पे बेसिकली कम मेंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सरकार है यहाँ पे पावर में है, जिसके पास मेजॉरिटी है, ऑब्वियसली लोकसभा के पास ज्यादा सदस्य होते हैं तो यहाँ पे ज्यादा पावर्स होती है। ठीक है, सो यहाँ पे सरकार जीत जाती है क्योंकि सरकार बहुमत में है, ज्यादा मेंबर सपोर्ट में आएंगे, ऑब्वियसली जो मुद्दा होगा वो सरकार के पाले में जाएगा। जॉइंट सिटिंग की अगर मैं बात करूं तो जॉइंट सिटिंग, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ पे जब जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात आती है, वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, स्पीकर के द्वारा इसको प्रिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीकर साहब जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं इनकी एब्सेंस के केस में। अब मान लो स्पीकर यहाँ पे नहीं है तो कौन होंगे, डेप्यूटी स्पीकर जो है यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग को। अब यहाँ पे अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो किसी भी सिचुएशन में राज्यसभा के चेयरमैन अध्यक्ष नहीं होंगे जॉइंट सिटिंग के, इनकी एब्सेंस में यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन जो है यहाँ पे अध्यक्षता कर सकते हैं। पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे ज्यादा पावर किसके पास है, यहाँ पे ज्यादा पावर जो है यहाँ पे किसके पास है, वो है लोकसभा के पास में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मान लो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कह लीजिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करके हटाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पारित किया जा सकता है और यदि बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो सरकार को वहां पे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, सो ये चीज याद रखिए। चलिए, इतनी सी चीजें जो है इन सभी सिचुएशन के अंदर जो है याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या ये सिद्ध ये मान लें हम कि क्या राज्यसभा और लोकसभा में से राज्यसभा यहाँ पे लोकसभा यहाँ पे सुपीरियर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रावधान भी है। हमारा जो राज्यसभा है ये बेसिकली यहाँ पे हम इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होता है और इसे अपर हाउस कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और इसे टेम्परेरी सदन कहा जाता है क्योंकि इसका नॉर्मल जो लाइफ है, कार्यकाल है, वो 5 साल का रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं विश्व के अन्य कंट्रीज से, तो यहाँ पे भारत के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके तरीके से तो वीक नहीं है राज्यसभा, पर हाँ इतना भी स्ट्रांग नहीं है, इतना भी मजबूत नहीं है जिस प्रकार से सीनेट है अमेरिका के अंदर। ठीक है, सो सीनेट में ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बेसिकली स्ट्रांग रखा गया है अपर हाउस को। सो यहाँ पे याद रखिएगा भारत इतने कमजोर पोजीशन पे भी नहीं है राज्यसभा जैसे कि ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ना इतना ज्यादा स्ट्रांग है जैसे कि अमेरिका के अंदर सीनेट। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्यसभा के पास बेसिकली पावर्स
यहाँ पे हम अगर हम कहें कि यहाँ पे पावर्स कुछ एक मुद्दों में, कुछ एक केसेस के अंदर कम है, पर ये जो राज्यसभा है इसका अपना महत्व है। यहाँ पे राज्यसभा के पास जितनी पावर है उससे एक प्रकार का हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। यहाँ पे प्रॉपर वे से राज्यों के जो हित हैं उनके उन हितों की रक्षा करने के लिए राज्यसभा का गठन भारत के अंदर किया गया है। ठीक है, ये चीज समझ लिया है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे राज्यसभा का, क्योंकि लोकसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन के माध्यम से नहीं आता है। यहाँ पे इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतेगा वो ही लोकसभा का सदस्य होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनको चुनाव के माध्यम से यहाँ पे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, 12 सदस्यों को जो अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पे भारत के एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे संसद की कार्यवाही में एक्सपर्टीज लाने के लिए उन भारत के एमिनेंट पर्संस को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन के माध्यम से राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का यहाँ पे लोकसभा जो है यहाँ पे एक प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही के ऊपर चेक्स के लिए यहाँ पे कोई भी केयरलेसनेस जो है लोकसभा बेसिकली लेजिस्लेशन में ना दिखाए, उसके ऊपर कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे राज्यसभा को बनाया गया है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो लोकसभा है वो सुपीरियर है राज्यसभा से, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। यहाँ पे हमारा ये जो सेशन रहेगा पार्लियामेंट का ये खत्म होता है। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे इसी सेशन के अंदर। तो याद रखिएगा, हमारा वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे BPSC और RS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच जो है शुरू किया गया है। सो इसकी क्लासेस शाम को 4 बजे होती है। उसके अलावा जो स्टूडेंट UPSC की तैयारी कर रहे हैं सो उनके लिए क्लासेस सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। सबसे पहले आजाद सर की क्लास रहती है सुबह 7 बजे एंड देन यहाँ पे 10:30 बजे एडिटोरियल डिस्कशन होता है करंट अफेयर शो के अंदर एंड देन यहाँ पे UPSC की नॉर्मल क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो सुबह 8:30 बजे सबसे पहले आप मुझसे मिलते हैं जिसमें हम IR की चर्चा कर रहे हैं एंड देन उसके बाद 9:30 बजे इंडियन इकोनॉमी, 12 बजे इंडियन पॉलिटी की सेशन होगा एंड यहाँ पे 1 बजे साइंस एंड टेक की क्लास रहेगी। ठीक है, 2 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है CSAT के लिए। तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और CSAT की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अब जो है यहाँ पे तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि UPSC ने CSAT के लेवल को बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास 3 बजे रहेगी। उसके बाद जो है UPSC की अगर मैं क्लास की बात करूं तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो सेशन है संजय सर के द्वारा लिया जाएगा रात में 10 बजे। उसके बाद बात करते हैं PCS का जो टाइमिंग है वो 4 बजे से शुरू होता है। 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, 4 बजे जो है ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, 5 बजे साइंस एंड टेक की, 6 बजे जो है यहाँ पे CSAT की क्लास रहेगी। ठीक है, 7 बजे इंडियन पॉलिटी में आप मेरे साथ जुड़ते हैं। आप सभी को पता है अभी अभी हमने पार्लियामेंट शुरू किया है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से 7 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं। 8 बजे का टाइमिंग जो रहेगा वो हिस्ट्री के लिए। 9 बजे राजस्थान स्पेशल की टाइमिंग है, कलाम सर की क्लास रहेगी। अगर आप राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कलाम सर के साथ जुड़ सकते हैं रात में 9 बजे राजस्थान स्पेशल में। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्लासेस की सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो आप कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते रहिए, जुड़े रहिए और अपनी अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा के लिए जुड़े रहिए वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS के साथ।